नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी और आज हमारे साथ इलाहाबाद झांसी खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से ठकुराई गुट माध्यमिक शिक्षा परिषद ठकुराई गुट के प्रत्याशी लालमणि द्विवेदी जी हैं। आज हम लालमणि द्विवेदी जी से इलाहाबाद झांसी खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के बारे में बातचीत करेंगे, ढेर सारी बात करेंगे। देखते हैं उनसे कि उनकी क्या योजनाएं हैं, ठकुराई गुट शिक्षकों के लिए क्या क्या काम करेगा। आज पर आप बने रहिए हमारे साथ। द्विवेदी जी, आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है जी। द्विवेदी जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप शिक्षक संघ का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोग यही जानना चाहेंगे कि ये एक मुद्दा हर प्रत्याशी उठा रहा है, वित्त विहीन विद्यालय और उनके वित्त विहीन शिक्षक, स्वित्त पोषित विद्यालय या मतलब उसके शिक्षक। तो सबसे पहले तो वित्त विहीन जो विद्यालय हैं, हम उनकी दशा पर आपसे बारी जानकारी लेना चाहेंगे। उसके बाद जो उसमें शिक्षक हैं, जिनको शिक्षक की सारी योग्यता होती है लेकिन शिक्षक कहने में शर्म लगती है, उनकी क्या स्थिति, इसके बारे में बताइए। देखिए, 1986 से पहले हमारे प्रदेश में जो मान्यताएं दी जाती थी वो सब स्वित्त मान्यताएं दी जाती थी। एडेड कॉलेज सब होते थे, एडेड कॉलेज हो जाते थे देर सवेर, ग्रांट नेट पर ले लिए जाते थे। 1986 से वित्त विहीन मान्यता देने की प्रणाली शुरू की गई। आज पूरे प्रदेश में लगभग 22,000 वित्त विहीन स्कूल हैं और उसमें 4.5 से 5 लाख अध्यापक काम कर रहे हैं। उन अध्यापकों की दशा प्रतिदिन चौराहे पर जो खड़े होकर मजदूर काम ढूंढता है उससे भी बदतर स्थिति है। एक मजदूर तो अगर उसको महीने में 20 दिन भी काम मिल गया। सर, मैं एक सेकंड आपकी बात तो मैं आगे करूंगा कंटिन्यू से। एक चीज मैं जानना चाह रहा था, ये वित्त विहीन विद्यालय बनाने के पीछे सरकार की क्या योजना थी? सरकार की योजना क्या है? सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ना चाहती है। अब एक विरोधाभास देखिए, इस देश में संविधान के अनुच्छेद 44 में ये कहा गया कि 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना है। इस जिम्मेदारी को 50 वर्षों में भारत सरकार ने नहीं उठाया। जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्नी कृष्णन के फैसले में सरकार को फटकारा कि इस पर आपको काम करना चाहिए, तब जाकर राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया। लेकिन ये तो और सुनिए, भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों वाले खंड में अनुच्छेद 21 का में संशोधन कर दिया गया है कि इस देश में 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का राइट है। लेकिन आप बताइए, जो राजकीय और एडेड स्कूल हैं, केवल वहीं पढ़ने वाले बच्चों को ही ये फंडामेंटल राइट है। इस देश का 70% विद्यार्थी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहा है। न उसको मिड डे मील मिल रहा है, न उसको फ्री किताब मिल रहा है, न उसको ड्रेस मिल रहा है, न जूता मोजा मिल रहा है। क्या सोचते सरकार वहाँ भी व्यवस्था करेगी? अरे भाई, फिर आप पूरी दुनिया में ढिढोरा क्यों पीट रहे हो इस बात का कि हमने देश में शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया है? और मजे की बात आपको बता रहा हूँ, अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो प्रारूप आया है 2019, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन ने जो अपनी 700 पेज की रिपोर्ट दी है, उसमें उन्होंने सजेशन दिया है कि अगर एजुकेशन को विकास का जरिया बनाना है तो इंटर तक की शिक्षा को फ्री एंड कंपलसरी होना चाहिए, 18 वर्ष तक की शिक्षा। लेकिन सरकार उस पर मतलब वित्त विहीन विद्यालय इसलिए बनाए गए कि सरकार पैसा नहीं दे पाएगी, आप व्यवस्था करिए। तो इसमें तो छात्रों का शोषण भी। सीधी सी बात है कि अगर इस देश में शिक्षा जैसी चीज की जिम्मेदारी भी सरकार नहीं उठा सकती तो फिर किस चीज की? जब देश के भविष्य का निर्माण ही नहीं कर सकती, जब नौनिहालों को तैयार ही नहीं कर सकती देश के लिए, फिर वो क्या करना चाहती है? तो मतलब शिक्षा का बाजारीकरण यही शुरुआत हुआ था जब तो फिर कोई चीज बाजार में जब जाएगी तो बाजार में तो डिमांड और सप्लाई का थॉट है, उसी हिसाब से। अच्छा सर, अब वित्त विहीन शिक्षकों के बारे में बताइए। मैं बात को आपकी रोक दिया था कि वित्त विहीन शिक्षकों की आज क्या स्थिति? वित्त विहीन विद्यालय के शिक्षकों की स्थिति बहुत दयनीय है। मैं तो चुनाव प्रचार के दौरान विद्यालयों में जा रहा हूँ। मैं तो अनुमान लगाता हूँ कि शायद इनको 7,000 वेतन मिलता होगा, 8,000 मिलता होगा। कई लोगों से पूछने में संकोच होता है, लेकिन कई जगह मुझे पता चला 3,000, 3,000, 2,500, 3,500 रुपए में काम कर रहे हैं। आप बताइए कि 100 रुपए प्रतिदिन पर कौन काम कर रहा है? सरकार ने, श्रम मंत्रालय ने भी एक न्यूनतम मजदूरी तय की। एक हमें लगता है रिस्पेक्टेड पद होने की वजह से आदमी कर रहा है, नहीं तो करने का मन नहीं हो सकता। बेरोजगारी है,
बेरोजगारी है, काम कर रहे हैं, और क्या वजह है? काम नहीं है कहीं। अच्छा चलिए, मान लिया वित्त विहीन शिक्षक है, बिना शिक्षकों के तो काम होना नहीं है, तो इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? भाई, शिक्षा समाज का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है, और उस दायित्व को जो निर्वहन कर रहा है, जो इस देश का भविष्य बना रहा है, सरकार को कम से कम उसके बारे में फिक्र करना चाहिए। हम कहते हैं चलिए, पूरी दुनिया में तो यही पता चल रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी अच्छी होती जा रही है, बड़ा मुनाफे में है, इतना पैसा है कि फ्री राशन बांटा जा रहा है, तमाम तरीके के डिस्कशन चल रहे हैं, कोर्ट तक में चल रहे हैं कि फ्री न देने का। अरे भाई, अध्यापक तो काम कर रहा है, वहां तो बिना काम किए हुए आप फ्री बांट रहे हो, यहाँ तो काम कर रहा है, उसको शुरुआत में 10,000, 15,000, 20,000 कुछ मान देते। कुछ लोगों ने ये कहा था कि जैसे फीस जितनी हो पाती है उसी में से प्रबंधक देते हैं, उनको फीस कम कलेक्ट हो पाता है, सरकार को भी आधा वेतन देना चाहिए। देखिए, वित्त विहीन स्कूल चलाने वाले जो प्रबंधक हैं आज के दौर में, आज के 25 साल 30 साल पहले जिन्होंने स्कूल खोला होगा, उनका उद्देश्य समाज सेवा हो सकता है, पर आज की पीढ़ी में जो स्कूल खोल रहे हैं व्यवसाय हो गया, व्यवसाय है पूरी तो तरह। व्यवसाय में तो फायदे के बिना कोई व्यवसाय करेगा? इससे अच्छा तो कोई व्यवसाय नहीं है, इसमें इनकम टैक्स भी नहीं देना पड़ता है, आमदनी भी होती है, इनकम टैक्स भी नहीं देना होता है। मतलब टीचरों को जो प्रबंधक कर रहे हैं, जो व्यवसाय कर रहा है, वो तो मैक्सिमम मुनाफा कमाने की कोशिश करेगा ना। अपने वर्कर को वो उतना मेहनताना, जितना वो बचा सकता है उतना वो बचाएगा, अगले साल उस पूंजी का इस्तेमाल, न्यूनतम वेतन देगा, न्यूनतम वेतन देगा। आप ये मानते हैं कि प्रबंधक जो है वो टीचरों का, वित्त विहीन टीचरों का शोषण कर रहे हैं? भैया, जाहिर सी बात है कि अगर किसी के परिश्रम का उचित मूल्य नहीं दिया जा रहा है तो अच्छा, मैं प्रबंधक के ऊपर तो आप दबाव भी नहीं डाल सकते हैं क्योंकि सरकार ने कोई नियमावली तय नहीं की है, लेकिन सरकार के ऊपर तो दबाव डाला जा सकता है कि सरकार उन वित्त, क्योंकि उनकी योग्यता भी हुई होती है, वैकेंसी निकाली जाती है कि हमें टीचर की आवश्यकता है, ये पढ़ा होना चाहिए। If he have qualification, then why he is not getting good? देखिए भाई, सरकार के सामने हम अपने मांग पत्रों के माध्यम से जो धरना प्रदर्शन करते हैं, उन सब चीजों में मांग करते हैं। वित्त विहीन विद्यालय के अध्यापक उन धरना प्रदर्शनों में इसलिए नहीं शामिल होते कि जिस दिन हम शामिल हो जाएंगे, प्रबंधक हमसे कह देगा कल से स्कूल मत आना, क्योंकि उनकी न कोई सेवा नियमावली है, न कोई सेवा दशा है, उनकी सेवा कोई सुरक्षा। लाइन लगे, दूसरा भर्ती हो जाएगा, तो ये सोच रहे हैं कि जो आज 3,000 4,000 मिल रहा है, उससे भी हाथ धोना पड़ेगा, इससे भी हाथ धोना पड़ेगा। नहीं, प्रबंधक से तो नहीं लड़ सकते, बट यू कैन फाइट विद द गवर्नमेंट फॉर देयर गुड। तो गवर्नमेंट के सामने हम सवाल उठा रहे हैं, पर गवर्नमेंट। अच्छा सर, अगला मेरा सवाल, वर्तमान विधायक कई बार से विधायक हैं, 3 बार से विधायक हैं, 4थी बार भी वो लड़ रहे हैं, सुरेश त्रिपाठी जी, उनसे भी मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि वित्त विहीन शिक्षकों को उचित मानदेय और पुरानी पेंशन बहाली तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। मैं कहता हूं कि ये हो क्यों नहीं पा रहे? देखिए, वर्तमान विधायक साहब कितना संतुष्ट? सुनिए, मुझसे वर्तमान विधायक के संबंध में अगर आप पूछ रहे हैं जी, तो 2004 से वो विधायक है, ठीक है। 2005 में पेंशन आई है, और ये वित्त विहीन विद्यालय के शिक्षकों का मसला भी जब से वो आए हैं तब से अध्यापकों को यही कह रहे हैं कि हम समान वेतन दिलाएंगे, समान वेतन तब दिलाएंगे। 18 वर्ष का समय कम होता है क्या? 18 वर्ष का समय किसी भी चीज के लिए कम होता है क्या? क्या जब 4थी बार हो जाएंगे तो दिला देंगे? तीसरे 3 बार में नहीं दिला पाए, जब 4थी बार हो जाएंगे तब दिला देंगे? ये सब पब्लिक को बेवकूफ बनाना है। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे जो वित्त विहीन विद्यालय के शिक्षक हैं, उनको ये लोग ऐसा प्रलोभन देते हैं जो कभी संभव नहीं है आज के युग में। इसलिए नहीं संभव है कि जब सरकार यहाँ वेतन नहीं दे रही है, ग्रांट मिला हुआ मानदेय जो पिछली सरकार ने 800 रुपए का मानदेय दिया था वित्त विहीन विद्यालय के शिक्षक को, उसको तो छीन लिया इस सरकार ने। सुना था कि अखिलेश यादव ने कुछ मानदेय दिया था, 800 रुपए 900 रुपए का प्रतिमाह का मानदेय। कल्याण सिंह ने भी कुछ दिया था क्या? नहीं, कल्याण सिंह ने कोई मानदेय नहीं। अच्छा, योगी सरकार ने उसको भी छीन लिया? उसको भी छीन लिया, उसको भी सरकार। और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी मैदान में आ रहे हैं, उन्हीं वित्त विहीन अध्यापकों से वोट मांगने आ रहे हैं जिनका मानदेय उन्होंने ही छीना है। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं कि जब वित्त विहीन शिक्षकों का मानदेय छीन लिया और वित्त विहीन विद्यालय के अध्यापकों ने एक आंदोलन चलाया, उस आंदोलन की पराकाष्ठा हो गई कि जब बरेली खंड से एक हमारी बहन अध्यापिका इसके विरोध में कई महिलाओं के साथ
योगी जी के इस निर्णय के विरोध में उन्होंने अपने सिर के बाल मुड़वा दिए। हाँ, ये घटना सुना रहा होगा आपने। जी जी जी। अब आप सोचिए कि एक महिला आसानी से अपने सिर के बाल नहीं मुड़वा सकती। बिल्कुल। पराकाष्ठा हो गई होगी उस मांग की, तब जाके ऐसा निर्णय लिया होगा। और उस पर जब पत्रकारों ने योगी जी से सवाल किया कि मानदेय को लेकर के महिलाओं ने जो आंदोलन किया उसमें उन्होंने अपना सिर के बाल मुड़वा दिए, योगी जी का जो स्टेटमेंट था, जो जवाब था, बहुत ही संवेदनहीन था। उन्होंने जवाब दिया कि इनके पिछले जन्म के कर्म खराब रहे होंगे, इसलिए मतलब ये तो बहुत ही इलॉजिकल। इससे संवेदनहीन कोई स्टेटमेंट नहीं हो सकता। आप उनको कुछ आश्वासन दे देते, आप उनके लिए कुछ करते। और दूसरी बात और एक वित्तविहीन शिक्षकों के संबंध में बताऊं कि पिछले उप मुख्यमंत्री जो डिप्टी सीएम थे और माध्यमिक शिक्षा मंत्री भी दिनेश शर्मा जी, वो तमाम सम्मेलनों में जा करके 17 में, 18 में, 2017 में, 2018 में जा करके बोलते रहे वित्तविहीन शिक्षकों की सेवा नियमावली बिल्कुल तैयार है। वो जाने कब से तैयार है और सेवा लागू नहीं हो, आज तक नहीं आ पाई। अच्छा, लालमणि द्विवेदी जी के ठकुराई गुट के जो आप प्रत्याशी हैं, आपके क्या मुद्दे रहेंगे, क्या मुद्दे लेकर के आप लोगों की क्या है? देखिए, हमारे एक मुद्दे नहीं हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। सबसे प्रबल मुद्दा तो यह है कि सबसे पहले ये जो निजीकरण का भूत आया है, इससे अपने शिक्षकों को बचाना है, क्योंकि सरकार बहुत तेजी से उस दिशा में चल रही है। स्ववित्त पोषित विद्यालय है तो निजीकरण का ही एक स्वरूप है। वो स्वरूप है, लेकिन जो राजकीय और एडेड स्कूल हैं, ये भी उस प्राइवेटाइजेशन के कगार पर ही खड़े हैं। मतलब सरकार चाहती है कि हम शिक्षा से, सरकार बिल्कुल शिक्षा से, जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना चाहती है। हमें ऐसी आशंका है उनके क्रियाकलापों से, तमाम चीजों से। उसका कारण यह है कि ये पूंजीपतियों के दबाव में है। हमारी पेंशन, जो पुरानी पेंशन है, वो केवल पूंजीपतियों के दबाव में ही सरकार ने वापस लिया है, केवल उनको पूंजी, उनको धन उपलब्ध कराने के लिए। सर, अपने मुद्दे बताइए। पहला तो हो गया कि आप निजीकरण का विरोध करेंगे। बिल्कुल, इसका विरोध करेंगे। पुरानी पेंशन की बहाली का है। हमारे टीचर्स के लिए, जैसे राज्य कर्मचारियों को चिकित्सा कैशलेस की सुविधा है, कैशलेस चिकित्सा सुविधा अकाउंट है, वो चीज का है। ट्रांसफर की व्यवस्था के लिए हम लड़ते आ रहे थे। हमारे यहाँ ट्रांसफर की व्यवस्था टीचर्स के लिए एडेड स्कूल में बहुत कठिन है, उसको सरल कराना है। और प्रधानाचार्य की भर्ती हमारे यहाँ, उसको लिखित परीक्षा कराने के माध्यम से, इस तरह के बहुत सारे मुद्दे, हमारे 17-18 मुद्दे हैं। अच्छा नेताजी, ये बताइए, विधानसभा के विधायकों जितना ही आप लोगों को विधायक निधि मिलती है, तो जिले 10 होते हैं। नहीं लगता कि शिक्षक संघ के विधायकों को या स्नातक संघ के ऐसे एमएलसीओं को, जिनका क्षेत्र बड़ा होता है, उनको ज्यादा जो है बजट अलॉट होना चाहिए? देखिए, हम तो एमएलसी है नहीं ना, हमें कोई निधि मिली है अभी तक। जब मिलती है वो तो पता ही है ना। जब निधि मिलेगी तब उसको देखा जाएगा कि उसकी क्या उपयोगिता है, क्या उपादेयता है। 10 जिले हैं, कैसे प्रचार करते हैं नेताजी? देखिए, मेरा तो इलाहाबाद में ही खाली रहती है। मेरा तो मानना है कि ये विधायक निधि बंद कर दी जानी चाहिए। अच्छा, मैं तो इस पक्ष का हूँ। तो कैसे विकास होगा? इसलिए बंद कर दी जानी चाहिए कि विधायक निधि जो है वो किसी को बहलाने फुसलाने का एक जरिया है। इसको तत्काल बंद करके गवर्नमेंट अपने फंड में इसको जोड़ना चाहिए और इसका विकास के फार्मूले में भी इसको पैसा इस्तेमाल करना चाहिए, जो विकास की योजनाएं हैं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लालमणि द्विवेदी जी से हमारी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। कहते हैं सफलता अपना निशान छोड़ देती है, और सफलता पाने का सबसे अचूक उपाय भी यही है कि किसी सफल व्यक्ति के पद चिन्हों पर चला जाए। तो क्या आप भी ढूंढ रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाने की इस अंधी दौड़ में सही मार्गदर्शन? अगर हाँ, तो आज ही जुड़िए पांडे क्लासेस के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लालमणि जी से हम बातचीत का सिलसिला जारी है। अच्छा नेताजी, इतने जिले हैं तो कैसे कवर कर पाएंगे, या कर चुके हैं, हर जिले में जा चुके हैं? नहीं, देखिए, मैंने तो नवंबर से ही अवकाश ले लिया है। अच्छा, चुनाव लड़ने के लिए? चुनाव लड़ने के लिए हमने अवकाश ले लिया है, और 3 महीने का मैंने अवकाश लिया है, और नवंबर से ही मैं प्रचार कर रहा हूँ। मैं अभी तक जनपद झांसी, जालौन, ललितपुर, झांसी मंडल के 3 जिले, बांदा, चित्रकूट धाम मंडल के 4 जनपद, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर और महोबा, और फतेहपुर कौशाम्बी, ये सभी 9 जिलों में मैं समझता हूँ कि 95% सहायता प्राप्त विद्यालय और राजकीय विद्यालयों में मैं संपर्क कर चुका हूँ, लोगों से मिल चुका हूँ।
और इलाहाबाद के भी लगभग 65-70% विद्यालयों में जा चुका हूँ। अब दूसरे चरण में कुछ वित्त विहीन संस्थाओं में और जो छोटे हुए हमारे एडेड के संस्थाएं हैं उसमें हमें मिलना है जरूर। अच्छा, इसमें सभी लोग वोट देते हैं? सरकारी स्कूल वाले भी, इंटर कॉलेज वाले भी देते हैं, यूनिवर्सिटी वाले भी देते हैं? इसमें जो हायर सेकेंडरी लेवल से ऊपर के संस्थाएं हैं वो देती हैं, वो सभी देते हैं। सर ये नीचे वालों क्यों नहीं लिया गया, हायर सेकेंडरी और प्राइमरी वालों? अब ये तो संविधान में एक व्यवस्था की गई है, संविधान में किस थॉट के अच्छा, इतना खर्चा करते हैं आप लोग, करोड़ों रुपया, कैसे रिकवरी होती है? हाँ, मतलब विधायक इतना जिले में दौड़ना, इतने स्कूलों में 22,000। और प्रत्याशी होंगे जिनके पास इतना पैसा होगा। आप ये बताइए कि मैं एक, चलिए आप नहीं करते, मैं रिकवरी की बात जानना चाहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, कोई जीता तो रिकवरी कैसे? पहले तो मेरी बात सुनिए ना, मैं अपना जवाब दे सकता हूँ, दूसरों का कैसे दे सकता हूँ। मैं इंटर कॉलेज में टीचर हूँ और मेरी एक निश्चित सैलरी है, मेरे पास कोई और धंधा बिजनेस तो है नहीं। उसी सैलरी से घर का खर्चा भी चलाना है और उसी से चुनाव भी लड़ना है। कुछ लोगों के पास और भी काम है क्या? निश्चित रूप से है भाई, जो वित्त विहीन के लोग हैं उनके पास वित्तविहीन संस्थाएं हैं, जो विधायक लोग हैं उनके पास विधायक निधि है या और संस्थाएं हैं। नहीं, प्रबंधक लोग भी चुनाव लड़ सकते हैं। अब अन्य लोगों के पास क्या क्या मैं ये जानना चाह रहा था कि टीचर ही चुनाव लड़ सकता है, प्रबंधक भी लड़ सकता है? चुनाव कोई भी लड़ सकता है। अच्छा, तो ये रिटायर्ड टीचर और सेवारत टीचरों का भी मुद्दा बहुत उठता है कि जो सेवा कर रहे, जो पढ़ा रहे हैं, उन्हीं को लड़ना चाहिए या उन्हीं को चुनना चाहिए, ये क्या है? देखिए, संविधान में जो व्यवस्था की गई है वो तो ये है कि चुनाव कोई भी लड़ सकता है, पर मतदाता अध्यापक ही होगा। लेकिन मतदाता अगर अध्यापक है तो ये मान के चलिए कि अध्यापक का ही अध्यापक का ही तो प्रतिनिधि चुना जाना है, और उसके पीछे एक बहुलवादी लोकतंत्र की मानसिकता है, विचार रहा होगा कि अध्यापकों के प्रतिनिधि वहां पहुंचे। तो अध्यापकों का प्रतिनिधित्व जितना बढ़िया अध्यापक कर सकेगा, उतना बढ़िया न प्रबंधक कर सकेगा, न कोई व्यवसायी कर सकेगा, किसी भी दूसरे क्षेत्र का व्यक्ति उसका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकेगा। अच्छा नेताजी, एक चीज देखा जाता है जनरल चुनाव में ये देखा जाता है कि अक्सर जो है लोग जान जाते हैं कि क्षेत्र से हमको वोट इतना मिला, उस क्षेत्र से वोट हमको उतना मिला। हो सकता है इसमें भी जान जाए कि फलाने स्कूल से इतना मिला, फलाने स्कूल से इतना मिला। और इतने गुट हैं, माध्यमिक शिक्षक संघ के ठकुराई गुट आपका है, शर्मा गुट है, पांडे गुट है, देखिए सेवारत गुट है, एक गुट है, इसी तरह और गुट है। तो सभी के प्रत्याशी लड़ेंगे या सपोर्ट करेंगे। तो जब ये चुनाव हो जाएगा तो जो जीतेगा, चाहे आप जीते चाहे जो भी जीतेगा, तो वो ये नहीं सोचेगा कि फला विद्यालय से हमको नहीं मिला था और तो वहाँ काम क्यों करें। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, मैं अपना जानता हूँ, मैं तो पिछली बार भी चुनाव लड़ा था, बहुत कम वोट मिला था, और जिस दिन काउंटिंग करा के आया था उसके तीसरे ही दिन से मैंने काम करना शुरू कर दिया। मैं एक दिन भी रुका नहीं। दूसरी बात यह है कि मेरी जहन में कोई भी व्यक्ति हो, यहाँ तक कि वो तो वोट है जो गोपनीय है, जिले में तो सदस्य अलग अलग संगठन के लोग हैं, मेरे पास तो किसी भी संगठन का कोई भी व्यक्ति आता है, मैं उतने ही मन से, उतने ही दिल से, उतने ही उत्साह से मैं उसकी मदद। मेरा सवाल नेताजी ये था कि जब सभी वित्तविहीन शिक्षकों के और सभी रिटायर्ड शिक्षकों के, सभी कर्मचारियों की एक समस्या है, चाहे वो वेतन की हो, चाहे वो पुराने पेंशन की बहाली की हो, तो इतने गुट बना के लड़ने से तो अच्छा है कि देयर मस्ट बी ए सिंगल प्लेटफॉर्म। देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अगर लोगों को आजादी है तो फिर पूरे परिवार में एक मत नहीं होते हैं लोग, समाज में नहीं एक मत होते हैं लोग, स्कूल में नहीं एक मत होते हैं। महीन सवाल। ये जान लीजिए कि एक कम्युनिटी है, अलग अलग विचारधारा के लोग होंगे, और अगर कोई व्यक्ति शीर्ष पर है और तानाशाही करने लगे और वही बहुत ज्यादा महीन सवाल नहीं करूंगा, नहीं तो सिंपल सवाल था। पुरानी पेंशन बहाली की मांग ठकुराई गुट भी करता है, हाँ बिल्कुल, शर्मा गुट भी करता है, सेवारत गुट भी करता है, और यही जो है वो एकजुट भी करता है। जब सभी लोग एक ही मांग कर रहे हैं तो विचारधारा में अंतर कहाँ हुआ? नहीं, आपका सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन ये एक मुद्दा है। मुद्दे एक ही नहीं है, मुद्दे तमाम होते हैं, तमाम चीजें होती हैं। और एक चीज और भी होती है अलग होने का, कि जब कोई व्यक्ति पहुंच गया और वो 18 साल 25 साल 48 साल तक बना रहना चाहिए। अब बताइए माननीय ओम प्रकाश शर्मा जी 90 वर्ष की अवस्था में के आसपास विधायक रहते हुए दिवंगत हुए और अंतिम चुनाव हार भी गए। अच्छा, हार थे।
अब अगर उन्होंने 60-62 साल के आसपास, आज से 30 साल पहले इस सोच को छोड़ करके किसी अपने ही संगठन के किसी ये रहता है कि दूसरों को नहीं देखता, अपने ही संगठन के किसी व्यक्ति को उठाए होते और लीडर बनाए होते, संरक्षण दिए होते, जैसे पिता अपने बेटे को सोचता है कि हमारे सामने ही ये एस्टेब्लिश कर जाए, तो ये भावना होनी चाहिए। यहाँ तो समस्या ये है कि जो एक बार हो गया वो फिर छोड़ना ही नहीं चाहता है, इसीलिए गुट बनते हैं। तो मुख्य लक्ष्य क्या हो जाता है? मुख्य लक्ष्य शिक्षकों की समस्याएं नहीं होती, अपनी कुर्सी बचाना। मुख्य लक्ष्य हो जाता है येन केन एमएलसी बने रहना। अब उसके लिए चाहे सत्ता पक्ष से समझौता करना पड़े, चाहे उसकी पार्टी का। सत्ता पक्ष की आपने बात की, मैं ये जानना चाह रहा था, क्या ये सही है कि स्नातक खंड के जो मतलब वो शिक्षक संघ का जो चुनाव हो रहा है एमएलसी का, दलगत राजनीति नहीं होनी चाहिए और दलगत प्रत्याशी लोग खड़े हो रहे हैं, सपा से खड़े हो रहे हैं, भाजपा से खड़े हो रहे हैं, बसपा भी किसी का सपोर्ट कर रही है। आप किस दल के? मैं किसी दल का नहीं हूं, मैं तो शिक्षक दल का हूं। मैं तो शिक्षक दल का हूं और मेरी राय में संविधान में चूंकि उनको छूट है, लेकिन बहुलवादी लोकतंत्र के विचारधारा को देखते हुए, उस सिद्धांत को देखते हुए राजनीतिक पार्टियों को इसमें दखल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति चुनाव जीत के जाएगा तो वो शिक्षक की आवाज को अलग से रख ही नहीं सकता। वो पार्टी का जो रूल होगा, जो पार्टी का नियम होगा, उसी को फॉलो करना पड़ेगा। पार्टी जब उसको मौका देगी तभी वो कुछ बोल सकता है। वर्तमान विधायक गैर राजनीतिक दल के हैं। अब हम ये क्या कहें, अब शिक्षक दल के वो अध्यक्ष हैं। अच्छा नेताजी, अभी आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मुद्दा उठाया था, फर्जी मतदाताओं का, कितना सही है और इसके लिए क्या आगे कंप्लेन? नहीं, सही क्या है, मैंने कमिश्नर के यहाँ कंप्लेन किया हुआ है। मेरा अनुमान है कि जो अभी 29,000 मतदाताओं की सूची टेंटेटिव स्तर पे जारी हुई है, मेरा दावा है कि अगर उसका परीक्षण कर लिया जाए तो मिनिमम 5,000 से 6,000 मतदाता फर्जी उसमें है, फर्जी मतदाता हैं। और पिछले वर्ष जब 17 में चुनाव हुआ था तो मैंने तो फर्जी मतदाताओं की हजारों की सूची उठा के विभाग को दिया भी था और हाईकोर्ट में एक रिट भी दाखिल किया था एक सज्जन ने, हजारों मतदाता फर्जी नाम सहित, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब की बार भी जिला प्रशासन काम कर रहा है, ये देखिए कितना क्या कोई साजिश है या जो है फिर ऐसे ही टीचर वोट देने के शौक की वजह से बनवा लेना? नहीं, इसमें यह होता है कि क्योंकि निर्वाचन आयोग ही इसको सौतेलेपन से देखता है, जैसे इसको लोकतंत्र का हिस्सा नहीं मानता है। आप देखते होंगे कि लोकसभा और विधानसभा के जब निर्वाचन होते हैं तो यही निर्वाचन कार्यालय बीएलओ नियुक्त करता है, सुपरवाइजर नियुक्त करता है, घर घर भेजता है, मतदाता जागरूकता रैली निकालता है, मतदाता दिवस मनाता है कि कोई मतदाता बनने से छूट न जाए, और खुद परीक्षण करता है। पर ये जो टीचर एमएलसी और ग्रेजुएट एमएलसी के चुनाव होते हैं, यहाँ निर्वाचन विभाग एक भी मतदाता नहीं बनाता, सारा मतदाता प्रत्याशी बनाता है जिसको चुनाव लड़ना है। अच्छा, तो क्या गैर टीचर भी मतदाता बन जाते हैं क्या? जो फर्जी मतदाता है वो गैर टीचर ही है। हाँ। अगर वो टीचर है तो फिर फर्जी कैसे है? तमाम मैंने देखे। अच्छा नेताजी, जैसे मैंने कई लोगों से बात किया तो उन्होंने कहा कि मैंने टीचरों के लिए ये आंदोलन किया, मैंने टीचरों के लिए वो आंदोलन किया, जिसमें जितने भी लोग हैं। लालमणि द्विवेदी ने जो चुनाव लड़ने पहले कोई आंदोलन किया है? लालमणि द्विवेदी इस समय पूरे प्रदेश में शिक्षकों के लिए काम करने वाले सबसे वास्तविक नेता हैं। 2015-16 में मैं प्रदेश का महामंत्री बना हूं। केवल माध्यमिक शिक्षक संघ ठगुराई गुट के प्रयास से हमारे शिक्षकों के ट्रांसफर का जो पुरानी प्रणाली थी, जिसमें बड़ी लंबी चौड़ी व्यवस्था थी, उसको बदलकर हम ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम ले आए हैं। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के सामने पहला ऑनलाइन ट्रांसफर का प्रस्ताव रखकर ये बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। दूसरा महत्वपूर्ण काम किया है कि अन्य जगहों पर एनपीएस का इंप्लीमेंट समय से हुआ, 1 जनवरी 4 और 1 अप्रैल 5 को। हमारे यहाँ एनपीएस का कंप्लायंस हुआ 11 साल बाद, इन प्रतिनिधियों के मौजूद रहते हुए भी। उसमें जितना भी कंप्लायंस था, जितना उसका एरियर था पूरे प्रदेश में, इसको केवल ठकुराई गुट ने किया है। तीसरा काम, चयन बोर्ड से प्रधानाचार्य की जो भर्ती होती है वो अभी हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए के नंबर के आधार पर होती है, एकेडमिक मेरिट पर। आप सोचिए कि इस प्रदेश में
4th क्लास की नौकरी तो कंपटीशन से मिलेगी, रिटन एग्जाम से। अभी पेट एग्जाम 40 लाख बेरोजगार दे रहे थे। जी। टेट और सुपर टेट देकर प्राइमरी टीचर आता है, टीजीटी पीजीटी देके इंटर कॉलेज में टीचर जाते हैं। लेकिन 7600 ग्रेड पे के प्रिंसिपल की भर्ती हाई स्कूल इंटर बीए के नंबर पर एकेडमिक मेरिट पर होता है। कई साल तक तो प्रिंसिपलों के रिजल्ट भी रुका हुआ था, अभी 11 साल तक। तो हमने सरकार के सामने रिटन एग्जाम का एक प्रपोजल दिया, उसको स्वीकार कर लिया गया है। ठीक है, तो हमने बहुत सारे काम, हमने 1150 टीचरों का ट्रांसफर कराया जो ये सरकार कर नहीं रही थी, रोक करके बैठी थी डंडे के जोर पर, उसको कराया है, पूरा प्रदेश जानता है। अच्छा लालमणि जी, सपोज करिए यू आर गोइंग टू बी एमएलसी, आफ्टर बी एमएलसी व्हाट वुड बी योर वर्क फॉर द टीचर्स और फॉर योर सोसाइटी? देखिए, मुझे अगर मौका मिला तो मैं अपने टीचर्स के लिए वैसे भी काम कर रहा हूं। मैं एक दिन भी रुका नहीं हूं, और जो मुझे शक्ति और क्षमता मिलेगी उसके मुताबिक मैं और चीजों पर काम करूंगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज है, हमने तो एक है मेरे पास, मैं अभी आपको दे दूंगा, एक विजन डॉक्यूमेंट हमने यस आई हैव उस दिन प्रेस नोट में कॉन्फ्रेंस में मैंने आपको दिया है। तो पहला काम तो ये है कि इस बात के लिए अभिभावकों को भी, विद्यार्थियों को भी और समाज के अन्य वर्गों को लामबंद करना कि शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण चीज को सरकार निजी हाथों में ना सौंपे। अगर निजी हाथ में चला गया तो गरीब को शिक्षा नहीं मिल पाएगी इस देश की। पहली चीज तो गरीब को शिक्षा नहीं मिलेगी। अगर शिक्षा व्यवस्था सरकार अपने जिम्मे लेगी तो शिक्षक स्वयं मजबूत हो जाएगा, शिक्षा मजबूत होगी तो शिक्षक स्वयं मजबूत हो जाएगा। तो एक तो ये करना है कि ये इसका प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, इसको रोकने के लिए जितना संभव होगा उतना हम प्रयास करेंगे। दूसरा, पुरानी पेंशन का मसला, जैसा आपने भी कहा, ये आज की तारीख में पूरे देश में जितने भी शिक्षक कर्मचारी संगठन हैं सबके शीर्ष पर है, शीर्ष मांग में है। And this is not matter only for the teachers. बिल्कुल, this ये is तो matter पूरे for the all employees, all country, all employees of the country. And some state are going. मेरा इसमें ये किसी भी एक संगठन के बस का नहीं है। ये देशव्यापी समस्या है और देशव्यापी ढंग से इसको लड़ना पड़ेगा। Some state are going to follow this. बिल्कुल। तो मेरा यही प्रयास होगा कि मैं प्रदेश में, देश में जितने भी शिक्षक और कर्मचारी संगठन हैं, मैं उनके पास हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने जाऊंगा कि अपने अपने ईगो भुलाकर कम से कम इस सिंगल इशू मूवमेंट के लिए एक फेडरेशन बनाकर गुट को भी एक प्लेटफॉर्म पर आइए और एक टाइम टेबल, एक कार्यक्रम गवर्नमेंट को दीजिए, आंदोलन का एक नोटिस दीजिए। और हमें उम्मीद है कि अगर 50% भी इस देश के शिक्षक कर्मचारी संगठन जुड़ गए और सरकार को नोटिस भर दे दी तो पुरानी पेंशन वापस आ जाएगी, मिल जाएगी हमें। तो एक अच्छा सर, एक लाइन में राजनीति पर बात करूं, हर चुनाव में अच्छी पार्टियां कहती पुरानी पेंशन लागू करेंगे, पुरानी पेंशन लागू करेंगे, लेकिन जो सत्ता में रहती है वो वायदा नहीं करती है। तो ये लोगों की समझ में नहीं आता कि सरकार बदल के भी देख लें एक बार। देखिए, अभी तक तो जो जहां जहां आ रही है वो राजनीतिक नफा नुकसान को ध्यान में रख करके आ रही है पार्टियां इसको लागू कर रही हैं। कहीं फायदा मिल भी जा रहा है, कहीं नहीं भी मिल रहा है। अभी तो यूपी में चुनाव हुआ है थोड़े दिन पहले, यहाँ मुख्यमंत्री योगी जी को लगा कि अभी हमें शिक्षक कर्मचारियों की वोट के बिना भी हम सत्ता पुरानी पेंशन की बहाली की जरूरत नहीं है, तो अभी इसकी जरूरत नहीं है। अखिलेश जी को लगा कि अगर इनका जुड़ जाए तो क्या पता हम सत्ता में आ जाए, उन्होंने वायदा किया और ऑलमोस्ट सफल भी हुए, वो उसका लाभ भी मिला तो छोटों से जो है। लेकिन ऐसा नहीं है, किसी के सिद्धांत में नहीं है अभी। अगर सिद्धांत में होता समाजवादी पार्टी के, अखिलेश जी के भी, तो 2017 के घोषणा पत्र में भी होता, 12 वाले में भी होता। तो अभी तो ये अपॉर्चुनिटी को देख करके इसको मुद्दा बनाया जा रहा है। लेकिन ठीक है, जिस भी तरीके से बन रहा है, हम तो इस बात से खुश हैं कि पुरानी पेंशन कम से कम मुद्दा बन रहा है। और हम चाहते हैं कि ये देशव्यापी मुद्दा 2024 के चुनाव के पहले बने, और इसके पहले हम लोग लामबंद करके इसके लिए पूरा जी जान से लग करके प्रयास करेंगे। चलिए लालमणि जी, इन माय लास्ट क्वेश्चन, व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव योर वोटर्स अदरवाइज एंड टीचर्स? हाँ, मैं इलाहाबाद झांसी खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं से ये कहना चाहता हूँ कि इस चुनाव के लिए जितने भी उम्मीदवार हैं, उन सभी उम्मीदवारों को आप सच्चे मन से पॉजिटिविटी के साथ देखिए, और देख करके उसमें जो सबसे उचित आपको लगे। भाई, एक तरफ राजनीतिक दलों के प्रत्याशी हैं जो हमारे काम के नहीं हो सकते, कुछ वित्तविहीन क्षेत्र से हैं प्रत्याशी, पर वो अध्यापक नहीं है,
वो प्रबंधक हैं, और एक प्रत्याशी आपके 18 साल से सदन में मौजूद हैं, उनके 18 वर्ष के कामों को भी आप देखिए, और लालमणि द्विवेदी को बिना सदन में होते हुए भी पिछले 4-5 वर्षों के कामों का आप मूल्यांकन करिए। इन सारे प्रत्याशियों के कामों का मूल्यांकन करने के बाद अगर आपको ये महसूस हो कि लालमणि द्विवेदी आपके लिए एक बेटर रिप्रेजेंटेटिव साबित हो सकते हैं, तो आप मेरे बारे में विचार करें। और मैं यही कह सकता हूं कि आप इस चीज को विचार करें। लोग रिटायर हो गए हैं, वर्किंग टीचर को चुनिए, कार्यरत अध्यापक को चुनिए जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, जो आपकी समस्याओं को, आपकी परेशानियों को, आपके दर्द को महसूस करता है, साझा करता है, झेलता है, वही अच्छे से इसको महसूस करता है। चलिए लालमणि जी, आप हमारे टॉक शो में भाग लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, थैंक यू। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ इलाहाबाद झांसी शिक्षक मंडल निर्वाचन क्षेत्र से ठकुराई गुट के प्रत्याशी लालमणि द्विवेदी जी थे, जिन्होंने कहा कि हम पुरानी पेंशन बहाली के लिए वित्त विहीन शिक्षकों की मानदेय के लिए लड़ाई लड़ेंगे। इनका ये भी एक वायदा है कि एक पीएफ अकाउंट टाइप होना चाहिए, जिसमें जो है पैसा सरकार भी डाले और प्रबंधक भी डाले, जिससे आगामी दिनों में शिक्षकों के काम आए। आगे भी हम ऐसे कई लोगों से आपकी मुलाकात करें।